भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के स्थापना के 70वीं वर्ष के अवसर पर अररिया के टाउन हॉल में आयोजित समारोह की अध्यक्षता कर रहे साथी अध्यक्ष जी, मंच पर उपस्थित पार्टी के राज्य सचिव, पूर्व विधायक, हम सबों के नेता कामरेड राम गणेश पांडे जी, पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की सदस्य, प्रखंड महिला नेत्री बहन निवेदिता झा जी, मंच पर उपस्थित कोसी और सीमांचल ही नहीं पूरे बिहार के ख्याति प्राप्त सामाजिक कार्यकर्ता भाई आशीष जी, गेनालाल जी, वीरानी जी, पार्टी के नेतृत्व के साथियों, बदरू जी और भाइयों बहनों, सबसे पहले हम आप तमाम साथियों को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के 70वीं वर्ष के अवसर पर आपका क्रांतिकारी इस्तकबाल करते हैं, आपका लाल सलाम करते हैं। साथियों, बड़ी ही गौरव का क्षण है कि हम अपने पार्टी के 70वीं वर्ष मना रहे हैं। भारत के अंदर दूसरी सबसे पुरानी पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, जिस पार्टी की स्थापना उस दौर में हुआ जब अक्टूबर क्रांति दुनिया के क्रांतिकारियों को अपनी ओर प्रभावित कर रहा था। वह दौर था जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। वह दौर था जब गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ और बीच में ही चोरा चोरी घटना के बाद वह आंदोलन को वापस ले लिया गया। देश के नौजवानों में, देश के किसानों और मजदूरों के बीच देश की आजादी की लड़ाई की एक ललक, एक उत्साह और एक उमंग देखने को मिला था। उसी दौर में 1920 में सबसे पहले भारत में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एकक की स्थापना हुई। वह वही समय था जब ताशकंद में कम्युनिस्ट पार्टी की भी स्थापना हुई, जिसको आज कई दूसरे लोग ताशकंद की ज्यादा चर्चा करते हैं, लेकिन वो कुछ छिपू ढंग से हमारे साथियों ने वहां प्रयास किया था। लेकिन स्थापना भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की 26 दिसंबर 1925 को उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ। आपको जानकर खुशी होगी कि उस सम्मेलन के स्वागत समिति के अध्यक्ष देश के प्रसिद्ध शायर, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी मौलाना हसरत मोहानी थे। उस सम्मेलन की अध्यक्षता देश के जाने माने स्वतंत्रता सेनानी, प्रख्यात मजदूर नेता सिंगारवेलु चेटियार कर रहे थे। पूरे देश के प्रतिनिधि वहां जुटे। यो उस समय कम्युनिस्ट पार्टी का कुछ महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। उसमें कानपुर, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास और लाहौर में कम्युनिस्ट पार्टी की गतिविधियां तेज हो चुकी थी। उससे पहले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या कम्युनिस्ट जो हुआ करते थे वो कांग्रेस के अंदर और सोशलिस्ट कांग्रेस के अंदर काम किया करते थे। मैं बताऊं कि हमें फख्र है
कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता मौलाना हसरत मोहानी ने कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में सबसे पहले पूर्ण आजादी का नारा दिया, लेकिन उस समय कांग्रेस के नेतृत्व ने इसे खारिज कर दिया। फिर 1922 में गया अधिवेशन में, कांग्रेस के गया अधिवेशन में कम्युनिस्ट नेता शिवकाल चेटियार ने पूर्ण आजादी का नारा दिया, तब भी खारिज कर दिया गया। फिर 1928 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के समक्ष लाखों की संख्या में मजदूर और किसान अधिवेशन को घेर लिया और कहा कि कांग्रेस को पूर्ण आजादी का नारा देना पड़ेगा। उस समय तो नहीं, लेकिन एक साल के बाद कांग्रेस ने पूर्ण आजादी का नारा दिया। यह कम्युनिस्ट पार्टी की जीत है। इस देश के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी के नेता के दबाव में कांग्रेस ने पूर्ण आजादी के नारा को स्वीकार किया और फिर इस देश में पूर्ण आजादी की लड़ाई शुरू हुई। मित्रों, मैं आपको कहना चाहूंगा कि वो 1925 से 1940 का वह दौर कम्युनिस्ट पार्टी के विकास बड़ी तेजी से शुरू हो गया, बड़ी तेजी से शुरू हुआ और तमाम तर्कों के भी शुरू हुआ। लेकिन अंग्रेजी हुकूमत घबरा गई और घबराकर कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के ऊपर पेशावर षड्यंत्र पेश किया गया। इस पेशावर षड्यंत्र केस में टारगेट किया गया कम्युनिस्ट मुसलमानों को, जिसको मुहाजिर कहते थे, उसको टारगेट किया गया। फिर हमारे नेताओं के ऊपर कानपुर षड्यंत्र केस हुआ। फिर हमारे नेताओं पर मेरठ षड्यंत्र केस हुआ। इन मुकदमों में हमारे नेताओं को काला पानी की सजा दी गई, कई वर्षों तक जेल की सजा दी गई, उनको यातनाएं दी गई, उनके ऊपर कोड़े बरसाए गए। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी को विकास को रोकने में अंग्रेजी हुकूमत सफल नहीं हो पाई और अंत में मजबूर होकर अंग्रेजी हुकूमत ने कम्युनिस्ट पार्टी पर बैन लगाई। 1934 में हमारी पार्टी पर बैन लगी, लेकिन हमारा धारा, हमारा विकास को अंग्रेज ने रोक नहीं सका। वो दौर था जब हमारी पार्टी के महासचिव पीसी जोशी हुआ करते थे। जब पार्टी पर बैन लगी तो हम दूसरे रूप से देश की आजादी की लड़ाई को ऊंचाई देने के लिए, उसको एक दिशा देने के लिए हमारी पार्टी और हमारे नेता पीसी जोशी ने अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की 1936 में। अखिल भारतीय छात्र संघ की स्थापना की, अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई। आप याद करो कि उस किसान सभा के नेता कौन थे? शहजानंद सरस्वती जैसे महानायक। आज भी आप यूट्यूब में खोलेंगे, गूगल को खोलेंगे और पूछेंगे कि किसान आंदोलन का प्रणेता कौन, तो जवाब मिलेगा स्वामी शहजानंद सरस्वती। देश में अखिल भारतीय छात्र संघ की स्थापना हुई और पूरे देश में छात्र आंदोलन तेज हो गया। उस समय उसके नेता हुआ करते थे प्रेम कुमार भार्गव। प्रगतिशील लेखक संघ बनी, महान साहित्यकार लेखक प्रेमचंद नेता थे, सही सच्चान जहीर नेता थे और पूरे देश में साहित्यकारों को, लेखकों को संगठित किया गया। एआईएसएफ ने छात्रों को संगठित किया, किसान सभा ने किसानों और मजदूरों को संगठित किया और हर मोर्चे पर देश में आजादी की लड़ाई शुरू हो गई। मित्रों, उसी वही दौर था जब देश में तेभागा आंदोलन
बंगाल के अंदर और तेलंगाना आंदोलन, तेलंगाना में किसानों का, मजदूरों का बड़ा आंदोलन शुरू हुआ। हमने भूमिहीनों को जमीन के लिए, किसानों को कोई टैक्स नहीं लगे उसके लिए, अंग्रेजों के दमन और अत्याचार के खिलाफ तेलंगाना आंदोलन का आह्वान किया। हजारों कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता ने शहादत दिया। लेकिन मुझे गौरव है कि लाखों गांव कम्युनिस्ट पार्टी ने बसाया और लाखों लोगों को, भूमिहीनों को रहने के लिए बांस की जमीन दी। किसान से जो टैक्स लिए जाते थे उस टैक्स पर रोक लगाया। सामंतवादी को समाप्त करने के लिए, राजतंत्र की खात्मा के लिए हमारे साथियों ने शहादत दी। मुल्क आजाद हुआ। लेकिन आजादी के बाद भी देश में जो सरकार बनी वह कोई किसान और मजदूरों के हितैषी सरकार नहीं बनी। कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनी, लेकिन आम आवाम का जो सपना था, आम आवाम की जो उम्मीदें थी, उसके मुताबिक सरकार काम नहीं कर पाई। उसी बीच में मैं आपको बताऊं कि आजादी से पहले ही बिहार में 1939 में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हो गई। 20 अक्टूबर 1939 को मुंगेर में हमारे प्रथम सचिव स्वतंत्रता सेनानी कॉमरेड सुनील मुखर्जी बने। उस समय 17 नौजवानों ने, जो पहले कांग्रेस के अंदर, सोशलिस्ट कांग्रेस के अंदर काम करते थे, वे सब मिलकर बिहार में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई बिहार में, उससे पहले बिहार में किसान सभा की स्थापना हो चुकी। कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई बिहार में, उससे पहले छात्र संघ की स्थापना हो चुकी थी। और 39 के बाद और आजादी के दौर में बिहार में एक मजबूत कम्युनिस्ट पार्टी का निर्माण हो गया। जो कुछ लोग कहते हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि बिहार का वो कोई जिला नहीं जिस जिले के अंदर दर्जनों स्वतंत्रता सेनानी कम्युनिस्ट पार्टी ने नहीं दिया। मिथिला का इलाका कांग्रेस भोजन था, कांग्रेस चंद्रबाबू मिश्र, कांग्रेस राजनाथ यादव, कांग्रेस तेजनारायण झा आदि के नेतृत्व में आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी। भागलपुर के इलाके में मणिराम सिंह गुरुजी, प्रभु नारायण राय के नेतृत्व में आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी। चंपारण के धरती पर कमला मिश्र मधुकर के नेतृत्व में लड़ी जा रही थी। वो शाहबाद के इलाके में कॉमरेड सुबोध प्रसाद की अगुवाई में लड़ाई लड़ी जा रही थी। एक कोसी के इलाके में कॉमरेड दिगंबर सिंह, कॉमरेड आनंद प्रसाद सिंह, ये अकेला में कॉमरेड कलानंद यादव के नेतृत्व में आजादी की लड़ाई हो रही। लोगों ने जेल गया, लोगों ने लाठियां खाई, लेकिन आजादी की लड़ाई में कम्युनिस्टों का इतिहास स्वर्ण अक्षरों में लिखा है। आजादी मिली, लेकिन किसानों और मजदूरों का अधिकार नहीं मिला। हमारी पार्टी की स्थापना हेलो हमारी पार्टी की स्थापना जिस उद्देश्य से हुआ था कि कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा। हम समतामूलक समाज बनाएंगे। देश के अंदर समाजवादी, सामंत और पूंजीवादी ताकत की खात्मा होगी। शोषण पर आधारित समाज का खात्मा होगा और एक नए समाज, नए राष्ट्र का निर्माण होगा। लेकिन वो नहीं हो पाया। जबकि शुरुआती दौर में कम्युनिस्ट पार्टी के सहयोग से, सोवियत रूस के सहयोग से देश में, भारत में औद्योगिक विकास हुआ। बड़े बड़े कारखाने देश में जो निर्माण हुआ वो कम्युनिस्ट पार्टी के सहयोग से, सोवियत रूस के सहयोग से। उसके बाद भी कांग्रेस एक पूंजीवादी पार्टी थी। वह पार्टी को जिस रूप से मजदूरों और किसानों के हित में काम करना चाहिए वो नहीं कर पाया।
मैं आपको बताऊं कि आजादी के बाद पूरे देश नहीं, पूरी दुनिया में सबसे पहले 1957 में गैर कांग्रेसी सरकार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार केरल में बनी, जिसके मुख्यमंत्री नंबूदिरी हुए। यह ऐतिहासिक घटना है। आज विद्यार्थियों को जनरल नॉलेज में पूछा जाता है कि आजाद भारत में गैर कांग्रेसी सरकार कहां बनी और किसकी बनी? तो गैर कांग्रेसी सरकार केरल में बनी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की बनी, और न वो सिर्फ भारत बल्कि दुनिया में सबसे प्रथम लोकतांत्रिक सरकार थी। ये हमें गर्व है। आज भी केरल में हमारी सरकार है। मैं आपको बताऊं कि आजादी के बाद लगातार 3 चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी देश के पार्लियामेंट में मुख्य विपक्षी पार्टी रही। हम 1963 में जनता के सवालों को लेकर आजाद भारत में सबसे पहली बार किसी पार्टी ने पार्लियामेंट के सामने प्रदर्शन किया तो वह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 13 दिसंबर 1963 को। लगता है कि पूंजीवादी ताकतों की आहें लग गई और 1964 में 11 अप्रैल 1964 को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय परिषद के 32 साथियों ने पार्टी को तोड़कर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी बना लिया, जिसको लोग CPIM कहते हैं। लेकिन उसके बाद भी हमारी धारा, हमारी ताकत कमजोर नहीं हुई और लगातार हम देश के विभिन्न हिस्सों में बढ़ने लगे। हमने 1968 में जनवादी क्रांति का लक्ष्य निर्धारित किया और 1970 में देश के अंदर भूमि सुधार की लड़ाई, सामंतों के खिलाफ, जमींदारों के खिलाफ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने राष्ट्रव्यापी रूप ले लिया। वह जमीन की लड़ाई पूरे देश में कम्युनिस्ट पार्टी को स्थापित कर दिया। हमने कांग्रेस पर दबाव बनाकर सीनियर कानून बनाया और उसको जब कांग्रेस लागू नहीं कर रही थी तो हम जमींदारों के जमीन पर लाल झंडा गाड़ के और सीलिंग से फांसी जमीनों को गरीबों के बीच, दलितों के बीच, शोषितों के बीच, भूमिहीनों के बीच बांटने का काम किया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी वो दौर था जब बिहार में हम मुख्य विपक्षी पार्टी बन गए। 35 MLA हुआ हमारा और विरोधी दल के नेता कांग्रेस सुनील मुखर्जी हुए। हम उससे पहले बिहार में संघित सरकार में शामिल हुए और जनहित में बहुत सारा काम किया। विभाजन के बाद भी कम्युनिस्ट पार्टी बिहार में बढ़ी। कम्युनिस्ट पार्टी की ताकत पूरे देश में दिखी। दौर आया 1974 का और वह दौर था जेपी आंदोलन का। इंदिरा गांधी जी इमरजेंसी लागू की थी। इधर जेपी का आंदोलन चल रहा था। हमारी पार्टी शुरुआती दौर में 74 आंदोलन में शामिल हुई, लेकिन कुछ गलतियां के कारण 1977 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ साथ हमें भी खमियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन हमने फिर 1978 के बठिंडा कांग्रेस में वाम जनवादी का नारा दिया कि अब देश में एक ही विकल्प है कि वाम जनवादी ताकत को मजबूत किया जाए। और आपको मालूम है कि उसी बठिंडा कांग्रेस के फैसले के आरोप में 1996 में जब संयुक्त मोर्चे की सरकार बनी
तो हमारे नेता कॉमरेड इंद्रजीत गुप्ता गृह मंत्री बने और कॉमरेड चतुरानंद मिश्र कृषि मंत्री बने। हम भी बाद के दिनों में चलकर 2004 में मनमोहन सिंह की प्रथम सरकार को समर्थन दिया। कानूनों के आधार पर हमने कहा मजदूरों के लिए मनरेगा कानून बनाओ, हमने कहा महिलाओं के लिए कानून बनाओ, घरेलू हिंसा निवारण कानून, हमने कहा कि सूचना के अधिकार कानून बनाओ। और कम्युनिस्टों के दबाव में मनमोहन सिंह की सरकार ने ये सारे कानून बनाए। जिस समय इंदिरा गांधी के सरकार पर दबाव बनाकर सीलिंग एक्ट कानून बनवाया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करवाया, कोयला खदान का राष्ट्रीयकरण करवाया और जनता के बीच ये मैसेज दिया कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सर्वहारा वर्ग की पार्टी है, मजदूरों की पार्टी है, किसानों की पार्टी है, मेहनतकश की पार्टी है। जब जब भी हमने सरकार को समर्थन दिया तो आपके लिए काम किया। कुछ लोग कहते हैं कि सामाजिक न्याय की पार्टी हम है। उनका तो पैदाइश भी नहीं हुआ था जब सामाजिक न्याय की लड़ाई कम्युनिस्ट पार्टी लड़ रही थी, जब छुआछूत था, एक दूसरे को लोग छूना नहीं चाहता था, छुआ हुआ पानी नहीं पीता था, कुर्सी पर बैठने नहीं दिया जाता था, साथ भोजन नहीं करता था। उस समय भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने इस छुआछूत के खिलाफ, इस बैठगाड़ी के खिलाफ, इस जात पात के खिलाफ, इस सांप्रदायिकता के खिलाफ पूरे देश में अभियान चलाया। ये कोसी का इलाका, सीमांचल का इलाका, मिथिला का इलाका उस आंदोलन का धूल था। यह इलाका कॉमरेड नक्षत्रमालाकार के नेतृत्व में सामंतों और जमींदारों के खिलाफ और जात पात की राजनीति करने वालों के खिलाफ, मजदूरों और किसानों को, दलितों को, अकलियतों को सम्मान देने का काम किया, उसके हक और अधिकार का हिफाजत करने का काम किया। तो कॉमरेड भोगेंद्र झा ने, कॉमरेड चतुरानंद मिश्र ने, कॉमरेड केजे नारायण झा ने, कॉमरेड मोहन झा ने अपने जनेऊ को तोड़ के फेंक दिया और एक साथ दलितों के बीच भोजन किया, सबको कुर्सी पर बैठाया। जमींदार और सामंतों के खिलाफ एक बुलंद आवाज। लोग कहता है कि हमने सामाजिक न्याय की लड़ाई शुरू किया है। तुम्हारी तो पैदाइश भी नहीं थी भाई जब कम्युनिस्ट पार्टी ने सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ने का काम किया था। कॉमरेड, इस कम्युनिस्ट पार्टी को बनाने में और इसको बढ़ाने में हमारे नेता एम राय, हमारे नेता श्रीपाद अमृत आगे, मुजफ्फर अहमद, दिल्ली गुप्ता, शौकत उस्मानी, शिवराज चोरिया और गुलाम हुसैन साहब की बड़ी भूमिका है। इनके ऊपर मुकदमे हुए, इनको यातनाएं दी गई, लेकिन उसका परवाह नहीं किया। आज भी हम अपने इस नेताओं पर फर्क करते हैं और जब हम अपना 70वां वर्ष मना रहे हैं तो अपने और तमाम दिवंगत नेताओं, महान स्वतंत्रता सेनानियों को हम नमन करते हैं कि आपके बल पर आज देश आजाद हुआ और कम्युनिस्ट पार्टी सीना तान के कहता है कि हमने आजादी की लड़ाई में कुर्बानी दी है। आरएसएस की तरफ चटुकारिता नहीं किया, आरएसएस की तरह हमने अंग्रेजों की गुलामी नहीं की, आरएसएस की तरह हमने अंग्रेजों से माफीनामा नहीं मांगा, आरएसएस की तरह हमने अंग्रेजों से पेंशन नहीं लिया। हमने आजादी की लड़ाई में अपनी बड़ी भूमिका अदा करने का काम किया। आज हमारा मुल्क आजाद है, लेकिन इस आजाद भारत बड़ी सुयोजित साजिश के तहत आज हिंदू राष्ट्र की कल्पना की जाती है। आज भारत के अंदर मुसलमानों को कहा जाता है कि यह पाकिस्तानी है, यह बांग्लादेशी है। मैं उनसे कहना चाहता हूं, इतिहास गवाह है 1857 की वह लड़ाई, आजादी की प्रथम लड़ाई
में बहादुर शाह जफर को रंगून के जेल में डाल दिया गया। उनको यातनाएं दी गई, लेकिन वह कमजोर नहीं पड़े, अंग्रेजों की शर्तों को माने नहीं, तो उनके 2 जवान बेटे के सर को और जेल में ही उनके सामने परोसा गया कि देख जफर, तुम्हारे लिए तोहफा लाए हैं। लेकिन बहादुर शाह जफर जब अपने 2 जवान बेटे का सर देखता है तो वह रोता नहीं है, वह ठहाका देकर हंसता है, कहता है ये मूर्ख ब्रिटिश हुकूमत, 2 बेटे क्या, अगर 100 बेटे जफर का होता तो इस देश के नाम पर कुर्बान कर दे। बहादुर शाह जफर के बेटे को तुम पाकिस्तानी कहते हो। ये हमारा मौलाना हसरत मोहानी जब देश आजाद हुआ, हिंदू मुसलमान के नाम पर जब देश को बांटने की साजिश हुई तो इन्होंने डटकर मुकाबला किया, विरोध किया। और जब इनको कहा गया कि पाकिस्तान जाओ तो कहा नहीं, मैं हिंदुस्तानी हूं और हिंदुस्तान में रहूंगा। एशिया कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हसरत मोहानी ने जो देशभक्ति का प्रमाण दिया, क्या हम उसको भूल जाएंगे? वो 1857 की लड़ाई जब पीर अली खां को पटना के गांधी मैदान के बगल में बांस पर ये आम के गाछ पर लटका कर फांसी दे दी गई, क्योंकि वह बहादुर शाह जफर और वीर कुंवर सिंह के सहयोगी थे। जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच लड़ाई चल रही थी, हवलदार हामिद ने पाकिस्तान के 7 ट्रेन को उड़ाकर और छाती में गोली खाई। क्या उस हामिद के संतान को तुम पाकिस्तान कह सकते हो, पाकिस्तानी कह सकते हो? वह यूसुफ मेहर अली को तुम पाकिस्तानी कह सकते हो? बेगम हजरत खान को तुम पाकिस्तानी कह सकते हो? इतिहास गवाह है, आज भी दिल्ली के लाल किला पर उन शहीदों का नाम दर्ज है जो आजादी की लड़ाई में भाग लिया। मैं गौरव के साथ कहता हूं, उस सूची में 65% आजादी के लिए शहादत देने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी मुस्लिम कौम से था, मुस्लिम कौम से। और आज तुम मुसलमान को कहते हो तुम पाकिस्तानी हो, तुम पाकिस्तानी हो। आज जब हम फख्र के साथ गाते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो वो कौन गाया था? अल्लामा इकबाल ने। तुम्हारे आरएसएस के कौन गायक इस तरह का गीत गाया? जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, किसने गाया? मोहम्मद रफी ने गाया। और ये हिंदू धार्मिक लोग जो रोज भजन करते हैं, मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, ये कौन गाया? शाहिद लुधियानी ने गाया, शाहिद लुधियानी ने गाया। देश में उन साहित्यकारों को हम नमन करते हैं, उन लेखकों को नमन करते हैं, उन कवियों को नमन करते हैं जो देशभक्ति गाकर और हिंदू मुसलमान एकता का मिसाल कायम कर भारत को भारत के रूप में रहने दिया। ये अनेकता में एकता का सिद्धांत वाला भारत हमारे देश में सभी तरह के फूल खिलते हैं, सबको बराबर का अधिकार है, सबको सम्मान है। लेकिन आज देश के अंदर जो बैठी है सरकार, फिर प्रस्ती की सरकार, वह सरकार देश में नफरत पैदा करना चाहती है, देश के संविधान को खत्म करना चाहती है, देश के जमहूरियत को खत्म करना चाहती है। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये वही लोग हैं जिन्होंने कई बार संविधान को जलाया, आज वो संविधान की कसमें खा रहे हैं। ये वही लोग हैं जो तिरंगा को जलाया, वो आज तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। ये आरएसएस और बीजेपी के लोग देश की आजादी की लड़ाई से कोई लेना देना नहीं था। जब उन भूगोलवर्गों से पूछा कि आपके लोग आजादी की लड़ाई में क्यों नहीं भाग ले रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं कोई पागल हूं? तो क्या जो नौजवान आजादी की लड़ाई में भाग ले रहा है वो पागल है? हाँ भाई, वो सबके सब सिर खुले हैं। कौन आजादी की लड़ाई में भाग नहीं लिया? कहा अंग्रेज हमारा दुश्मन नहीं है, अंग्रेज तो हमें मुगलों से आजादी दिया, इसलिए अंग्रेज हमारा दोस्त है। मित्रों,
बड़ी गंभीर परिस्थिति है देश के अंदर। वो देश का गद्दार आज देश के सल्तनत पर बैठा है। वह हिंदू और मुसलमान के नाम पर देश को बांट रहा है, नफरत की दीवार खड़ा कर रहा है। गौ मांस के नाम पर लोगों की हत्या हो रही है और गौ मांस का कारोबारी कौन करता है? कौन करता है गौ मांस का कारोबारी? 70% लोग बीजेपी के लोग हैं और आरएसएस के लोग हैं। सतीश सब्बरवाला ये अल कबीर के मालिक हैं। सुनील कपूर ये सबसे बड़े गौ मांस के कारोबारी हैं। बताओ आरएसएस के लोग, गौ हमारी माता है और तुम्हारे 2014 में जब तुम्हारी सरकार बनी है तो गौ मांस के निर्यात में 4 गुना वृद्धि हो गई। कौन है इसके लिए जिम्मेदार? देश बर्बाद हो रहा है, आर्थिक संकट से गुजर रहा है, रुपये का मूल्यन हो रहा है, $1 बराबर 85 रुपये हो गए। अमीरों गरीबों का फासला बढ़ता चला जा रहा है। देश में भीषण महंगाई और बेरोजगारी लोगों का जीना दुर्भर कर दिया है। नई शिक्षा नीति लाकर देश के छात्रों के भविष्य को अंधकारमय कर दिया है। कौन नौकरियां नहीं, सबको प्राइवेटीकरण, तमाम जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम थे, रेल, सेल, LIC, GIC, भारत पेट्रोलियम, हवाई अड्डा, सबको बेच डाला। एक सेवा बचा था, उसको अग्निवीर के हवाले कर दिया। देश तबाह है महंगाई के मार से, बेरोजगारी के मार से। देश तबाह है हिंदू और मुसलमान की राजनीति से। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गौरवशाली 100 वर्ष आपको उत्साहित कर रहा है, आपको आगे बढ़ने का प्रेरणा देता है। कौन बचाएगा देश को? कौन बचाएगा भारतीय संविधान को? आज बाबा साहब अम्बेडकर को गालियां दी जा रही है, उनको अपमानित किया जा रहा है। कौन बचाएगा बाबा साहब के सपनों को? कौन बचाएगा देश के लोकतंत्र को? आज अगर लोकतंत्र नहीं होता तो प्रमोद प्रभाकर जैसे साधारण व्यक्ति ये सहारनिया के टाउन हॉल में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ भाषण नहीं करता। आप अपनी आवाज बुलंद नहीं करेंगे, आपको वोट के अधिकार छिन जाएंगे। देश पुनः किसी व्यक्ति और किसी विचार के हाथ में कैद हो जाएगा। इसलिए आज हमारी बड़ी जिम्मेदारी है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय परिषद ने कहा है कि पार्टी को मजबूत करो, सामाजिक न्याय की धारा को मजबूत करो, देश में समतामूलक समाजवाद की स्थापना के लिए आगे बढ़ो। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय परिषद ने कहा है वो गांव, वह अंचल, वह पंचायत जहां हमारी पार्टी नहीं है, पार्टी का निर्माण करो। हमारी पार्टी का आह्वान है कि तमाम जन संगठनों को जीवंत बनाओ। किसान सभा, नौजवान सभा, महिला समाज, मजदूर यूनियन के गांव-गांव में उसकी सदस्यता चलाओ, उसके मुद्दे को लेकर आंदोलन तेज करो। यह 70वीं वर्ष हमारी खोई हुई जनाधार को वापस लाने का वर्ष है। यह 70वीं वर्ष देश में उन विचारों को, जिन विचारों को गाली देकर भारतीय जनता पार्टी देश को बर्बाद कर रही है, जन जन तक पहुंचाना है कि हम देश के असली देशभक्त हैं और आरएसएस देश का गद्दार है। ये जनता तक पहुंचाना होगा। 55 वर्ष तक जिसने अपने कार्यालय में राष्ट्रीय झंडा नहीं फहराया, वे लोग आज राष्ट्रभक्त बन रहे हैं और राष्ट्रभक्ति का प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। हमें बताना होगा जनता के बीच जाकर कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का इतिहास क्या है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1964 में टूटी और उसके 3-4 साल के बाद फिर उसमें टूट हुई और कई नक्सली संगठन बने। आज वक्त का तकाजा है कम्युनिस्ट पार्टी
और एकीकरण का। वक्त का तकाजा है कम्युनिस्ट पार्टी का एकता का, वक्त का तकाजा है वामचंद्रवादी एकता का। वामचंद्रवादी एकता के बिना हम देश के पाकिस्तानी सरकार को नहीं हटा सकते हैं। यह सरकार के नाते हुए किसानों, मजदूरों, नौजवानों, विद्यार्थियों, महिलाओं और अकलियतों का कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है तो कम्युनिस्ट पार्टी को मजबूत करना होगा। इसी आह्वान के साथ, इसी संकल्प के साथ हम आप तमाम साथियों का फिर से क्रांतिकारी इस्तेमाल करते हैं और आपका नाम समाप्त करते हैं। हमारे राष्ट्रीय परिषद के सदस्य प्रमोद प्रभाकर जी ने आप लोगों के सामने पार्टी की बातें रखी। आज बिहार में वक्ताओं के लिस्ट में पहले नंबर पर हमारे कॉमरेड प्रमोद प्रभाकर जी आते हैं। मेरा तो ये भी दावा है कि इनकी उम्र कुछ क्षण बची है। अगर उन्हें प्रमोद प्रभाकर का भाषण सुना दिया जाए तो इनकलाब जिंदा उठकर खड़ा हो जाएगा और इनकलाब का नारा लगाएगा।